नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था बीएससी सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स का। पी के लिए हल होने वाले समीकरण हम लोग पढ़ चुके थे, वाई के लिए हल होने वाले समीकरण हम पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केलेरो समीकरण, यानी फोर्थ एक्सरसाइज ये प्रश्नावली की रहेगी। तो हम केलेरो समीकरण को पढ़ते हैं, देखते हैं केलेरो समीकरण का जो रूप होता है वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो अवकल समीकरण प्राप्त होगा वो अगर इस रूप का प्राप्त होता है, देखिए इस टाइप की उसकी फॉर्म है, तो वो कौन सा समीकरण कहलाएगा? केलेरो समीकरण कहलाएगा। यानी y इजिकल टू पी एक्स प्लस एफ पी। एफ पी का मतलब है यहाँ कोई p का फंक्शन होना चाहिए और यहाँ x वाले टर्म्स के साथ में कोई p वाला पद होना चाहिए। तो उस समीकरण को हम क्या बोलेंगे? केलेरो समीकरण बोलेंगे। फिर जब ये फाइनल हो जाएगा केलेरो समीकरण ये है, तो फिर इसको केलेरो की तरह हम सॉल्व कर देंगे। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये प्रोसेस अब हम देखते हैं कि पहले केलेरो समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम सभी सवालों का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। मैं यहां पर इस सवाल को वापस लेता हूं। समीकरण है हमारे पास केलेरो समीकरण y इजिकल टू, देखिए y इजिकल टू पी एक्स प्लस एफ पी। ये हमारे पास कोई केलेरो समीकरण दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका प्रोसेस मैं जो है वो कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसा हमने p के लिए सॉल्व होने वाले सवालों में किया था, y के लिए सॉल्व होने वाले सवालों में किया था, x के लिए सॉल्व होने वाले सवालों में किया था, वही प्रोसेस हमें यहाँ पर करना है। जो हमें सवाल दिया हुआ होगा उसका हम क्या करेंगे? x के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। तो देखिए जब हम y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? dy बटा dx आएगा इजिकल टू, अब यहां देखिए p और x, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो p जो पद है हमारा वो भी x का कोई फंक्शन है, तो इसमें हम x के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट सेकंड लगेगा। तो ये क्या आएगा? पहला फलन यानी कि p, दूसरे का अवकलन यानी x का अवकलन 1 प्लस फिर x सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो p का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? dp अपॉन dx, ये पद आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास fp वाला जो टर्म्स है हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें भी p है, तो f का डिफरेंशिएशन मैं पहले ही बता चुका। हम क्या करते थे? फंक्शन का अगर करते हैं तो उस पर डैश लगा देते, f डैश p हो जाएगा, यानी f का एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। अगर दो बार करना होगा तो हम दो बार डैश लगा देंगे। फिर p का डिफरेंशिएशन होगा, तो p का डिफरेंशिएशन हमें मालूम है क्या होता है? dp अपॉन dx। तो इस तरीके से केलेरो समीकरण में आपको सभी सवालों में ऐसा कोई इस फॉर्म में अगर आपके पास समीकरण हो, या हो सकता है उसकी फॉर्म बिगड़ी हुई हो, आपको इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है और वो ऐसा रूप धारण कर लेता है, तो आपको क्या करना है? फिर उस समीकरण का x के सापेक्ष क्या कर देना है? अवकलन कर देना है। तो ये फॉर्म आ जाएगी अवकलन करने के बाद। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? इस चीज को आप जानते हैं, पिछले क्लासों में भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो dy अपॉन dx होता है वो क्या होता है? वो हमारा p होता है। dy अपॉन dx क्या होता है? p होता है। तो इस dy अपॉन dx की जगह पर हम p पुट कर रहे हैं, तो p इजिकल टू, अब देखिए यहाँ पर भी p है तो ये मैंने p वापस लिख दिया, प्लस x dp अपॉन dx, dp अपॉन dx ये पद रहेगा। आगे हमारा क्या चल रहा है? f डैश p चल रहा है और dp अपॉन dx चल रहा है। ठीक है, इस टाइप। तो देखिए यहाँ पर p से हमारा p वाला टर्म्स कैंसिल हो रहा है, तो फिर हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है x dp अपॉन dx प्लस f डैश p
और dp अपॉन dx, ये टर्म्स बचेगा। इजिकल टू में क्या चल रहा है हमारे पास 0। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ये शायद लास्ट वाला स्टेप वीडियो में नहीं आ रहा है, इसको मैं वापस से ऊपर से लिख देता हूं। तो देखिए यहाँ से p से p अपना कैंसिल हो चुका है और बाकी टर्म्स हमारे पास लिखा हुआ है, हम इसको ऊपर से लिख लेते हैं। देखिए ये p से p कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास x dp अपॉन dx, क्या बचा है x dp अपॉन dx बचा है, और प्लस ये f डैश p वाला पद f डैश p, साथ में हमारा है dp अपॉन dx। इजिकल टू में हमारा क्या चल रहा है, इजिकल टू में हमारा चल रहा है 0। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो यहां से जो हम कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास कॉमन प्राप्त होता है dp अपॉन dx, और अंदर क्या बचेगा x प्लस f डैश p हमारे पास अंदर बचेगा। इजिकल टू में क्या रहेगा, इजिकल टू में रहेगा हमारे पास 0। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ देखिए दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है 0 आ रहा है। इसका मतलब है या तो dp अपॉन dx जो है वो 0 होगा, या x प्लस f डैश p जो होगा वो 0 होगा। इन दोनों में से ही कोई एक कंडीशन बन सकती है, दोनों में से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो देखिए सॉल्व हो नहीं सकता, ये तो विचित्र हल टाइप है। तो इस प्रक्रिया को हम वापस ले रहे हैं यहाँ पर dp अपॉन dx वाले टर्म्स को। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पर कि dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, इस टर्म्स को हम वापस ले रहे हैं dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टर्म्स को लेकर अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं और बाकी को हम छोड़ देते हैं, बाकी हमारा यूज नहीं होगा। तो हमारे पास एक टर्म्स आ गया, क्या एक पद आ गया क्या कि dp अपॉन dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। तो हम लिख रहे हैं dx को उधर पहुंचा देते हैं, तो dp इज इक्वल टू क्या आएगा 0 dx। ठीक है, अब लिखते हैं हम समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब dp का हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, p प्राप्त होगा, और 0 का जब समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर प्राप्त होगा, कांस्टेंट प्राप्त होगा, यानी p इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, c प्राप्त। तो यहां से देखिए हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो किसकी प्राप्त हो रही है, p की वैल्यू प्राप्त हो रही है, और p का मान कितना आ रहा है हमारे पास, c आ रहा है। तो कल आप लोगों को ध्यान होगा जब हमारे पास p का मान आ जाता है, जब हमारे पास p का मान आ जाता है तो हम p के मान को क्या करते हैं, जो हमारा सवाल होता है उसमें हम पुट कर देते हैं, है ना। तो हम ले रहे हैं तब, अब सवाल ले रहा हूं मैं, सवाल क्या था, y बराबर px प्लस fp, इस टाइप का सवाल था। क्या था, y इज इक्वल टू px प्लस fp। तो अब p की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमें, p की वैल्यू c प्राप्त हुई। तो y इज इक्वल टू p की जगह लिखा मैंने cx प्लस fc। ये देखिए ये आपका फाइनल आंसर आपको प्राप्त होता है केलर समीकरण। तो हमने इस टॉपिक में क्या किया, केलर समीकरण में पहले हमारी फॉर्म देखी, केलर समीकरण की जो फॉर्म है वो किस प्रकार की थी, ये केलर समीकरण की फॉर्म थी, ये जो थी हमारे पास। हमने क्या किया, इस समीकरण का x के सापेक्ष क्या किया, अवकलन किया। अवकलन करने के बाद जो पद हमें dy अपॉन dx का मिलता है उसकी जगह पर हम p पुट करते हैं। p पुट करने के बाद हमने उसको कैंसल आउट किया, और कैंसिल करने के बाद हमें समीकरण को सॉल्व करके दो पद प्राप्त हुए। दो पद में से एक पद हमारा विचित्र हल होता है और दूसरा ऐसा पद प्राप्त होता है जिसको हम सॉल्यूशन, इसका समाकलन हम कर सकते हैं। तो दूसरे पद का जब हमने समाकलन किया तो p इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, हमारे कांस्टेंट प्राप्त हुआ, p इक्वल टू c प्राप्त हो गया। फिर हमने p की जब हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इस मान को हम कहाँ रखते हैं, क्वेश्चन में रख देते हैं, तो वहां पर हमें फाइनल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो
तो अब हम क्या करते हैं, प्रश्नावली के एक दो सवाल लेते हैं केलर समीकरण से रिलेटिव और उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये प्रोसेस बता दिया है मैंने, प्रोसेस वैसे ही रहेगा। एक सवाल को करके देख लेते हैं। देखिए प्रश्नावली का पहला ही सवाल ले रहे हैं हम। सवाल है हमारे पास y इजिकल टू पी एक्स प्लस लॉग पी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि केलर समीकरण की तरह है। देखिए यह समीकरण केलर समीकरण है। तो एक बार हम इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या ये केलर समीकरण है क्या। तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने, x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं हम, अवकलन कर रहे हैं। तो देखिए y का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx। ठीक है, यहां पर हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, p और x। पहला फलन यानी p, x का अवकलन 1, फिर x और p का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dp अपॉन dx प्लस, यहां देखिए log p का जब हम अवकलन करेंगे तो log p का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन p। log p का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन p, और p का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, dp अपॉन। ये हमारे पास x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये टर्म्स हमें प्राप्त। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम है dy अपॉन dx लिखा हुआ है। तो dy अपॉन dx की जगह पर हम क्या पुट करते हैं, p पुट करते हैं। तो क्या आएगा, p इक्वल टू p प्लस x dp अपॉन dx प्लस 1 अपॉन p dp अपॉन dx। ये पद हमारे पास प्राप्त होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ p से ये जो p है वो कैंसिल हो गया है, p से p कैंसिल हो गया है। 0 इजिकल टू, यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है इसमें से dp अपॉन dx हमारे पास कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, x प्लस 1 अपॉन। जैसे पिछले सवाल को जब हमने सॉल्व किया था केलर समीकरण के लिए, तो वहां पे भी ऐसे x के सापेक्ष अवकलन किया था, ऐसे ही कैंसिल आउट हुए थे और दो पद हमें प्राप्त हुए, जिसमें से एक पद हमारा विचित्र हल होता है, दूसरा हमारा सॉल्यूशन होता है। विचित्र हल को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसे सॉल्व नहीं करते। अब जो बच गया उसको हम लिखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो सवाल रह गया है हमारे पास 0 इजिकल टू dp अपॉन dx x प्लस 1 अपॉन, ये समीकरण रह गया है। या तो अब यहां से क्या लिखा था हमने, x प्लस 1 अपॉन p इजिकल टू 0, पॉसिबल नहीं है, या dp अपॉन dx, या क्या आएगा, dp अपॉन dx इजिकल टू क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए dp अपॉन dx 0 आएगा तो हम लिख रहे हैं समाकलन करने पर जब हम इसका समाकलन करते हैं dp अपॉन dx इक्वल टू 0 का, तो p और 0 का समाकलन हम जानते हैं कांस्टेंट, या p इक्वल टू हमारे पास क्या प्राप्त होगा, p इक्वल टू हमारे पास c प्राप्त होगा। ठीक है, और जब p इक्वल टू c प्राप्त होता है तब हम क्या करते हैं, ये मान समीकरण में रखने पर तो हमारे पास जो समीकरण था वो क्या था, क्वेश्चन जो हमें दिया था वो दिया था y इजिकल टू px प्लस log p, ये समीकरण हमें दिया हुआ था।
और p की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी है, p की वैल्यू हमने c निकाल दी है। इसको p की जगह पे हमने क्या लिखा, cx प्लस लॉग, p की जगह पे क्या रखेंगे, c। तो ये हमारे पास क्लेरो समीकरण का फाइनल आंसर प्राप्त होगा, क्या, y इजिकल टू cx प्लस लॉग p। तो इस टाइप से आपको सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये समीकरण सॉल्व हो गया, क्लेरो समीकरण का प्रश्नावली का ये सवाल था। एक आध इंपॉर्टेंट सवाल हम उदाहरण से देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सवाल है, क्लेरो समीकरण का जो सवाल रहेगा बिल्कुल सिंपल रहेगा, केवल आपको उसकी पहचान अच्छे से होनी चाहिए कि वो सवाल क्लेरो का है या फिर लैग्रांज का है, सबसे बड़ी बात। या फिर कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं, कुछ सवाल ऐसे आते हैं हम उसे p के लिए या y के लिए सॉल्व करने लग जाते हैं, तो वहां पे भी हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है ना। अब हम ले रहे हैं प्रश्नावली का चौथे नंबर का सवाल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा सवाल आपको मिलेगा प्रश्नावली में, p इजिकल टू, सवाल है हमारे पास 10 px माइनस y, px माइनस y। तो ये जो सवाल दिया हुआ है अभी हम नहीं बता पा रहे कि किस फॉर्म में है, तो जब ये बिगड़ी हुई फॉर्म में होता है तब बच्चे इसे गलत तरीके से सॉल्व कर देते हैं, या तो p के लिए, y के लिए, x के लिए सॉल्व करने लग जाते हैं। तो आपको सवाल को पहले सिस्टम से जमाना है, x या y के लिए सॉल्व करना। तो देखिए सबसे पहले मैं इस tan को यहां से हटा देता हूं, tan इधर आके क्या बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स p, ठीक है। ये tan यहां से हटा और उधर जाके क्या बनेगा, tan इनवर्स p बनेगा। और उधर क्या बच रहा है हमारे पास, उधर बच रहा है हमारे पास px माइनस y। तो tan इनवर्स p इजिकल टू क्या बचा हमारे पास, px माइनस y। यहां से हम y की वैल्यू निकालें, तो देखिए माइनस का y इधर आके काय का y बनेगा, प्लस का y बनेगा, ठीक है। px हमारे पास चल ही रहा है, ये tan इनवर्स p उधर जाके काय का बनेगा, माइनस। ये बना हमारे पास tan इनवर्स p। तो हमारे पास सवाल क्या आ गया, y इजिकल टू px माइनस tan इनवर्स p। अब देख तो रहा है क्लेरो समीकरण की तरह है हमारे पास, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो लिखा हमने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करना। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का, तो क्या आएगा, dy बटे dx। y के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx आएगा। इधर हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, p प्लस x dp अपॉन dx, ठीक है। इधर tan इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर आएगा, p का करेंगे तो क्या आएगा, dp अपॉन dx आएगा। ये टर्म्स आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर हमें dy अपॉन dx मिल गया है, तो dy अपॉन dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, p पुट करेंगे। p इजिकल टू p प्लस x dp अपॉन dx, ठीक है, माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर dp अपॉन dx, ठीक है। यहाँ देखिए ये p से फिर p कैंसिल हो रहे हैं, क्लेरो समीकरण में हमेशा ये होता है, ठीक है। p से p कैंसिल हो गए। अब बाकी जो टर्म्स बचे हैं उसको हम यहाँ से शुरुआत से सॉल्व करते हैं। क्लेरो समीकरण में क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है वापस, क्योंकि हम वैल्यू वहीं पुट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ इसको छोड़ देता हूँ। वैसे ही इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बचा क्या है, x dp अपॉन dx माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर और dp अपॉन dx इजिकल टू में क्या बचा हमारे पास, 0 बचा, है ना। यहां से हम कॉमन क्या निकालें, यहां से कॉमन आएगा dp अपॉन dx, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर इजिकल टू 0। ये समीकरण हमारे पास प्राप्त होगा
dp अपॉन dx x माइनस 1/1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे देखिए, dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ये हमें प्राप्त होता है। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये विचित्र हल है। समाकलन करने पर तो जब हम समाकलन करेंगे इसका dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0 का, तो हमें क्या प्राप्त होता है, p इज इक्वल टू c प्राप्त होता है। समाकलन क्या प्राप्त होता है, कांस्टेंट प्राप्त होता है। और जब हमारे पास p इज इक्वल टू c आ जाता है, तो ये p की जगह पे हम जो c रखते, कहाँ रखते हैं, क्वेश्चन में रखते हैं। तो अब हम इसको पूरे को उठा के यहाँ रखते हैं। p की जगह पे क्या रखना है, हमें c रखना है। और इसके लिए हमने एक फॉर्म निकाल दी थी। क्या निकाली थी, देखिए केलेरो समीकरण में इसको ऐसा बदला था हमने, y इज इक्वल टू ये px को मैं यहीं छोड़ रहा हूं माइनस का tan इनवर्स p। ये वैल्यू हमने निकाली थी tan इनवर्स p की। और p इज इक्वल टू क्या पुट कर दें, c रखने पर, p की जगह पर अगर हम c रख दें तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू cx tan इनवर्स c, y इज इक्वल टू cx और tan इनवर्स c हमें प्राप्त हो। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्लेरो समीकरणों को सॉल्व करना है। अब प्रश्नावली में कुछ और क्लेरो समीकरण दिए हुए हैं। ऐसे डायरेक्टली देखने से तो वो दिखते नहीं है कि कहां पर क्लेरो समीकरण यूज हो रहा है। ठीक है, आप उनका सॉल्यूशन करके ही पता लगा सकते हैं कि क्लेरो समीकरण कहाँ है। एक देखिए 11वें नंबर का जो समीकरण है वो दिख रहा है कि क्लेरो समीकरण के रूप में है, उसको देख लेते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन प्रश्नावली का। और बाकी जो समीकरण बचेंगे वो लैग्रांज से सॉल्व होंगे। तो यहाँ हम 11वें नंबर का एक क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल, सवाल है हमारे पास y इक्वल टू 2px प्लस p टू दी पावर n। ये सवाल n टर्म्स के रूप में हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पद है, एक बार हम लैग्रांज से इसकी तुलना कर लें कि लैग्रांज में तो ऐसा नहीं होता है जी, बिल्कुल ये p का फंक्शन है। सॉरी, ये क्लेरो समीकरण नहीं, ये लैग्रांज में जाएगा। क्लेरो समीकरण नहीं है ये, क्लेरो समीकरण में p होना आवश्यक है। तो ये क्लेरो समीकरण का सवाल नहीं है। हम कोई दूसरा सवाल लेते हैं। 11 का तो लैग्रांज समीकरण है ये। एक हम तीसरे नंबर का सवाल लेकर देखते हैं। तीसरे नंबर का सवाल है हमारे पास p इक्वल टू log px माइनस y। क्या है, p इक्वल टू log px माइनस y। इसको चेक करते हैं क्लेरो समीकरण है क्या। तो पहले इसको देखिए, हम यहाँ से सबसे पहले log हटाएं। जब हम यहाँ से log हटाएंगे तो इधर e की पावर क्या बनेगी, p बनेगी। यहाँ से log हटाते हैं तो इधर क्या बनती है, e की पावर p बनती है। तो उधर क्या बचेगा, उधर हमारे पास बचेगा px माइनस y। अब हम यहाँ y का मान निकाल लें। तो यहाँ से अगर हम y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, px माइनस e की पावर p बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास मेन समीकरण प्राप्त होगा। जो भी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे p की जो भी वैल्यू आएगी, क्या y इक्वल टू px माइनस e टू दी पावर p। y को हम इधर ले आए और e p को उधर पहुंचा दिया। अब क्या लिखें, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx। इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये आएगा हमारे पास p प्लस एक्स dp अपॉन dx, इधर माइनस e टू दी पावर p और p का करेंगे तो dp अपॉन dx। ठीक है, ये dy अपॉन dx जो है
इसकी जगह पर हम क्या पुट करते हैं, p पुट करते हैं, p प्लस एक्स dp अपॉन dx माइनस e टू दी पावर p dp अपॉन dx। ठीक है, अब फिर भाई जो अभी तक करते आए थे क्या कि p से हमारा p वाला टर्म्स हमारा क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो p से जब p वाला पद कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो इस पद की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसको हम साइड में लिख देते हैं, y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस ई टू दी पावर p। यह हमारा एक तरीके से क्वेश्चन है, और हमारे पास जो पद आया है वो हम यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास पद क्या बाकी रह गया, p से p कैंसिल हो गया तो ये 0 बचा। ठीक है, इधर क्या बचा हमारे पास, x dp अपॉन dx माइनस e टू दी पावर p dp अपॉन dx। ठीक है, देखिए यहां देखिए dp अपॉन dx हम कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा, x माइनस ई टू दी पावर p। यहां से फिर हमारे पास ये तो देखिए विचित्र हल में जाएगा, बचेगा क्या, dp अपॉन dx इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो लिखेंगे समाकलन करने, समाकलन करने, समाकलन जब हम करेंगे तो dp अपॉन dx का ये आएगा p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या p इज इक्वल टू c, p इज इक्वल टू क्या, c। और p का मान क्या कहाँ रखते हैं, हम सवाल में रखते हैं, p का मान यहाँ रखेंगे, तब p का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तब हल y इज इक्वल p की जगह c रखना है तो क्या आएगा, cx माइनस ई टू दी पावर्स, ये हमारे पास फाइनल आंसर प्राप्त होगा, क्या, y इज इक्वल टू cx माइनस ई टू दी पावर c। तो ये क्लेरो समीकरण का हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ये प्रश्नावली का तीसरे नंबर का सवाल था। एक 5वें नंबर का सवाल और देख लेते हैं उसको सेट करके कि क्या वो क्लेरो समीकरण है क्या। अगर वो क्लेरो समीकरण के रूप में सेट हो गया तो हम सॉल्व कर देंगे, नहीं तो उसको फिर हम लैग्रांज के रूप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है सवाल 5th नंबर का। चेक कर रहे हैं हम केवल कि लैग्रांज में जाएगा या क्यों, लैग्रांज का अभी तक मैंने सवाल नहीं कराया। तो अगर ये क्लेरो में बनेगा तो हम सॉल्व कर देंगे, नहीं तो फिर इसे छोड़ देंगे। ये हमारे पास सवाल है, ये दूसरे ब्रैकेट में। तो हम पहले इसका सॉल्यूशन करें तो y इज इक्वल टू वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू पी के अपॉन में क्या जाएगा, p माइनस 1 जाएगा, है ना। px को उधर पहुंचा तो y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस p अपॉन p माइनस 1। ये समीकरण हमारे पास प्राप्त हुआ और ये बिल्कुल क्लेरो समीकरण हमें प्राप्त हुआ। कैसे, x के साथ में p होना चाहिए, इधर p का कोई टर्म्स होना चाहिए, तो p का टर्म्स हमारे पास दिया। ठीक है, हम क्या करें, वही प्रोसेस, x के सापेक्ष अवकलन करना, x के सापेक्ष अवकलन। तो y का जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx आएगा। इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगेगा तो क्या आएगा, p प्लस एक्स dp अपॉन dx आएगा। क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू p प्लस एक्स dp अपॉन dx। और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा हर का स्क्वायर, हर अंश का अवकलन 1 माइनस अंश हर का अवकलन 1, और साथ में चलेगा अपना dp अपॉन dx। तो ये जो dy अपॉन dx है ये हमारे क्या बन जाता है, ये p बन जाता है। तो मैं इसके बराबर में ही यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, p लिख देता हूँ।
ठीक है, इसके बराबर में p लिख, तो फिर क्या होगा, ये p से ये p वाला टर्म्स कट जाएगा और ये बाकी के पद हमारे पास रह जाएगा। तो इसको हम आगे अब सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए x dp अपॉन dx प्लस ये p से, देखिए ये p माइनस का कैंसिल हो रहा है तो ये माइनस का 1 ही आ रहा है, केवल माइनस का 1 अपॉन p माइनस 1 का स्क्वायर और dp अपॉन dx इजिकल टू 0। यहाँ से फिर वही dp अपॉन dx हमारा कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा ये वाला टर्म्स इजिकल टू में 0, और इस टर्म्स को हम लेते नहीं है क्योंकि विचित्र हल में काउंट कर देते हैं हम इसको। तो फिर बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास dp अपॉन dx इजिकल टू 0, यानी p इजिकल टू c। सॉरी, p इजिकल टू c प्राप्त होता है। तो हम सवाल को लेते हैं। सवाल हमारे पास चल रहा था y इजिकल टू px प्लस p अपॉन p माइनस 1, ये सवाल p माइनस 1 ये सवाल चल रहा था, और p की जगह हमें क्या पुट करना है, p की जगह हमें c पुट करना है। तो y इजिकल टू cx c बटे c माइनस 1, ये हमारे पास एक समीकरण प्राप्त होगा जो क्लेरो समीकरण है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लेरो समीकरण सॉल्व करने हैं, और क्लेरो समीकरण के जो सवाल थे वो लगभग प्रश्नावली के कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने देखा कि क्लेरो समीकरण में हमने जितने भी सवाल पढ़े हैं सब में p इक्वल टू c हमें प्राप्त हुआ है। तो आप लोग इसे डायरेक्ट भी करके सॉल्व कर सकते हैं। जब आपका रूप क्लेरो समीकरण की तरह हो जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्लेरो समीकरण है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, सॉल्व करने की इतनी आवश्यकता आपको नहीं है प्रैक्टिस के दौरान, और आप पूरा सॉल्व करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं ये क्लेरो समीकरण है, तब p इजिकल टू c पुट करने पर, तो आप सवाल में ही इस पे p की जगह पर आप क्या पुट कर दें, c पुट कर दें। ठीक है, बाकी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया क्लेरो समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, अब जो आपकी प्रश्नावली है इसमें एक टाइप के सवाल और दिया है, लैंग्राज का समीकरण और दिया है। कौन सा, लैंग्राज। तो लैंग्राज के समीकरण की थोड़ी सी पहचान अलग होती है और उसका सॉल्व करने का तरीका भी अलग होता है। इस प्रश्नावली में क्या किया है, लैंग्राज और क्लेरो के समीकरणों को दोनों को मिक्स कर दिया है। तो पहले से लेके 5th नंबर तक के जो सवाल हैं आपके, वो तो किसके हैं, क्लेरो के हैं, और 6 से लेके 11 तक जो भी सवाल हैं आपके नीचे की तरफ जो सवाल दिए हैं, हो सकता है एक आध क्लेरो उसमें शामिल कर दिया हो, लेकिन ज्यादातर अधिकतर सवाल जो 6 से 11 के हैं वो कौन से समीकरण हैं, लैंग्राज। इनको सॉल्यूशन करने का तरीका अलग होता है, इसकी फॉर्म अलग होती है। आप केवल क्लेरो की फॉर्म पहले याद रखें, y इक्वल टू px, और यहाँ p का कोई फंक्शन होना चाहिए। ये देखिए एक तरह से p का फंक्शन, यहाँ पर x y z कुछ भी नहीं, तो ये क्या किसमें काउंट होगा, क्लेरो समीकरण में काउंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के बाकी के सवालों को लेंगे, यानी लैंग्राज समीकरणों को लेंगे, और वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं लैंग्राज समीकरण के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।